अल्टरनेटिंग करंट सर्किट की ये तीसरी वीडियो आपके सामने पेश होने जा रही है। इस वीडियो में हम रजिस्टर तो इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में रजिस्टर का क्या बिहेवियर होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ हो तो क्या होता है। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ऑनली, कंटेनिंग इंडक्टर ऑनली। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इन सारे फार्मूलाज को याद करिए, डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक से सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं और जो न्यूमेरिकल आते हैं वो हम आपको बता देते हैं, वो हम आपको बता देंगे, डोंट वरी रहिएगा। ओके, मान लीजिए ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है जिसके ऊपर एक अप्लाइड ईएमएफ ई है। ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक। अब ये यहां से केवल एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं। क्या है बेटा? सिर्फ एक इंडक्टर है। इस सर्किट में दो ही चीजें, दो ही कंपोनेंट है सर्किट के, एक है इंडक्टर और एक है ईएमएफ का सोर्स, ठीक। तो ये इंडक्टर का इंडक्टेंस एल मान लो, इसमें मान लो आई करंट। तो बेटा तुम जानते हो जैसे ही कंडक्टर के इंडक्टर के अंदर करंट जाएगी ये बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि कि इंड्यूस्ड होगा। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इससे लिंक होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। जब लिंक होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको कम करने के लिए इसके अंदर एक बैक ईएमएफ आएगा। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट अप्लाइड ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट ई प्लस वी एल की वैल्यू 0 के बराबर होगी। यहां वी एल क्या है? इसका पोटेंशियल है। ओके, ये इसका पोटेंशियल है। ई प्लस वी एल इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम आपको पिछले चैप्टर में फैराडे लॉ में सेल्फ इंडक्शन का एक फार्मूला सिखाए थे। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस का एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। तो वी एल इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको हम एल टाइम्स डी आई बाई डी टी लिख देंगे इक्वल टू 0। अच्छा, इसको ई ऐसे हमने लिखा, इसको इधर लेके चले आए डी आई बाई डी टी। आपको 11 से ही मालूम है कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। डी आई वेरिएबल इधर ही रहने दीजिए, डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए ई इंटू डी टी एल इंटू डी आई। ये एक वाहिद डिफरेंशिएशन है, पूरे इंटीग्रेशन है पूरी फिजिक्स में, जिसके अंदर ना हम लिमिट लेंगे ना हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। ये मैं खुद कह रहा हूँ। सिंगल इंटीग्रेशन पूरी इंटायर सिलेबस में फिजिक्स के यही है एक ऐसा। तो बेटा जब इसको इंटीग्रेट करने चलोगे तो ई की तरह वैल्यू लौटा दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी इज इक्वल टू एल को इधर ले आओ और ये लिख दो डी टी डी आई, ठीक है। डी आई ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है बाबू। तो इसको अब इंटीग्रेट करो तो ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो अब कितनी बार इसका इंटीग्रेशन मैं तुम लोगों को बताऊं। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो आप लिखेंगे ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा इज इक्वल टू आई। ये लीजिए साहब, आ गया रिलेशन। अरे बाप रे, ये ओमेगा यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये बेटा जो माइनस कॉस ओमेगा टी है इसको बड़े प्रेम से तुम लिखो, हैं, माइनस को बाहर लिखो और इसको लिखो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब इस माइनस को अंदर इंसर्ट कर दो, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखो, जैसे रजिस्टर के केस में
करंट और ईएमएफ के लिए हमें दो इक्वेशन मिली थी। देखो ये वेरिएबल ईएमएफ है तो ये वेरिएबल करंट भी इंडक्टर के अंदर है। लेकिन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन नंबर 2 एंड 1? ये जो आपका इक्वेशन 1 और 2 है, इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ ई का वेरिएशन साइन के साथ सिंपल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ आई का वेरिएशन ई के साथ, आई का वेरिएशन टी के साथ ऐसे है। तो देखो ग्राफ के शेप तो आइडेंटिकल होंगे, लेकिन ये ग्राफ ये बताने के लिए काफी है कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स द ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाय 2। बाय एन एंगल पाई बाय 2, लैग का मतलब पीछे। इसे हम क्या लिखेंगे? इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लीड्स ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाय 2। सॉरी, प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाय 2। पूछो क्यों? देखो, अगर तुम यहाँ टी की वैल्यू 0 रखो तो ईएमएफ तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ टी की वैल्यू 0 रखने पर यानी उसी इंस्टेंट पर सर्किट के अंदर एक करंट होगी और वो भी अपने निगेटिव मैक्सिमम। अब इसी इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वेयर आई नॉट जो है वो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल है। ठीक, तो इतना नोट करो पहले। तो ये दो इक्वेशंस तुम्हारे आ गए। तो इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बाय एन एंगल पाई ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाय 2, यानी इसके लिए हमारा VL जो रहेगा वो ऐसे रहेगा और हमारा जो I रहेगा वो ऐसे रहेगा। ये एंगल होता है इन दोनों के बीच में। अभी इसमें बहुत सारी बातें करनी है, तो वीडियो को पॉज कर आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देवी और सज्जनों, ये सर्किट नहीं मिटाऊंगा, ये आपको डिराइव कर लेना है, इसको नोट कर डालिए। ठीक, अब हम इसी को यहाँ से इरेज कर रहे हैं। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम अपना साइनोसोडियल वेरिएशन कर्व बनाएंगे। तो आपका जो ई नॉट ई का कर्व है वो तो वैसे ही रहेगा जैसा करंट में था, अरे जैसा कि प्योर रजिस्टर के केस में था। लेकिन इसके अंदर अभी क्या है कि जब टी की वैल्यू 0 है, जब टी की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू 0 रखने पर आई की वैल्यू अपने नेगेटिव मैक्सिमम पर रहेगी। तो आओ बेटा पेन को चेंज कर देते हैं ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी ये करंट का ग्राफ नेगेटिव मैक्सिमम से उठेगा ऐसे, और ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। देख लीजिए आप, ये ग्राफ हो गया करंट का। ठीक, अब इसी से यहां पर हम क्या बनाएंगे? फेसर। ये साइनोसोडियल के वेरिएशन हो गया। तो जब ई की वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम, ये, और जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है ई नॉट की, तब आई की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से चलता चला जाएगा ये ग्राफ। अच्छा, आगे पीछे होते रहेंगे। लैग और लीड का मतलब यही होता है कि किसी एंगल से आगे हो जाए तो लीड कर रहा है, किसी एंगल में अगर माइनस हो जाए तो लैग कर रहा है और प्लस हो जाए तो लीड कर रहा है। तो एक ग्राफ तो ये हो गया। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट इसमें ग्राफ है फेसर डायग्राम। तो फेसर डायग्राम बनाने के लिए आपको फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या? देखिए, आपका जो VL है यानी ई नॉट जो है आपका, वो तो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, ओमेगा टी, ये आपका ई नॉट है। लेकिन इस बार जो आपका आई है वो इस पर नहीं होगा बेटा, वो इस पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो फेस में नहीं है, -π/2 से पीछे है। तो बच्चों ये करंट ऐसे होगी, थोड़ा सा कम लेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना।
और ये पूरा एंगल π/2 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, π/2 माइनस ओमेगा टी। ये I0 और E0 के बीच का फेसर डायग्राम हो गया। ये I0 और E0 के बीच का फेसर। अभी इसमें और कहानी है, अभी इसमें कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें और भी कहानी है। वो और कहानी क्या है वो आप दिखाता हूं मैं आपको, चिंता मत करिए। एक कहानी और है इसमें, उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों इसके बाद अब हम ये वाला इरेज करेंगे। अब जब हम ये वाला इरेज कर रहे हैं तो अब देखो तुमने लिखा था I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा एल। एक चीजाओं उनका एक लॉ था, उससे अगर तुम इसको कंपेयर करो, I इज इक्वल टू V/R, तो तुम्हें रेजिस्टेंस की जगह पर क्या दिख रहा है? अरे यार एक ओमेगा एल दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? और थोड़ा कुछ दिख रहा है। तो तुम्हें लिखना है ओमेगा एल की जगह पर, अब ये जो ओमेगा एल है इसे तुम क्या लिखोगे? ओमेगा एल को तुम लिखोगे एक्सएल, और इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल की वैल्यू होती है 2 पाई एफ इंटू एल, वेयर एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। बेटा इस ग्राफ को ये एक्सेल से एक बात और समझ में आई कि अब हमारा करंट का इक्वेशन हम यूं भी लिख सकते हैं, E0 अपॉन एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट का केस बताया जा रहा है। अब देखो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, इसका मतलब एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है। अगर हम एक ग्राफ खींचे जिसमें ये तुम्हारा एक्सएल हो और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट, ये फेसर डायग्राम इंपॉर्टेंट, ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे भी नोट करिए। उसके बाद सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ऑनली। रजिस्टर रख के दिखा दिया, इंडक्टर रख के दिखा दिया, अब कैपेसिटर ऑनली। कौन चीज देवी और सज्जनों? कैपेसिटर। मान लीजिए आपके पास ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है जिसका अप्लाइड ईएमएफ ई जो है वो E0 साइन ओमेगा टी है, ठीक। इसमें एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है हमने लगाया हुआ है, ठीक है भैया। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C हमने लगाया हुआ है, इसका पोटेंशियल हम VC मानेंगे। आप जानते हैं जब एक बार करंट आएगी तो पहले कैपेसिटर अपनी इस प्लेट को चार्ज करेगा। कैपेसिटर जब अपनी इस प्लेट को चार्ज करेगा तो सर्किट में करंट रुक जाएगी, पहले इसकी चार्जिंग होगी, फिर ये इसको इंड्यूस कराएगा, फिर करंट फ्लो करेगा। ये सर्किट का फंक्शन है। इसी पर डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगी, जो नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, फाइनल टॉपिक जो होगा हमारा। तो भैया यहाँ E की वैल्यू जो है वो VC के बराबर होगी। अब E की जगह पर लिखो E0 साइन ओमेगा टी, और VC की जगह पर लिखो Q अपॉन C, वेयर C इज कैपेसिटेंस, वेयर C इज कैपेसिटेंस। अब एक काम करो, इसको लिख दो CE0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू Q। differentiating with respect to t, differentiating with respect to t, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं भैया? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पेन बदल देते हैं, सर्किट थोड़ा छोटा कर देते हैं, काहे फर्जी जगह खराब करें।
सर्किट थोड़ा छोटा कर दिया, जगह मिल गई हमको। ये उसको मिटाना ठीक नहीं है, सब इसी में हटाने की कोशिश करेंगे। देखो अब डिफरेंशिएट किया तुमने तो सी ई नॉट तुम ऐसे लिखोगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, और यहां लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ क्यू। अब ये तुम्हें अच्छे से मालूम है, डी बाई डी टी ऑफ क्यू क्या होता है, करंट होता है। और अगर तुम इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वाह भाई वाह। और ये आ गया आई। तो देखो आई की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। और ये जो कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, इसको अब तुम लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक, अब इसको जो है, ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, इसको हम एक्सी कहते हैं। ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो इंडक्टिव रिएक्टेंस था, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसकी भी एसआई यूनिट ओम होती है, उसकी भी एसआई यूनिट ओम थी। तो ये भी एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन समय नहीं है इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी एसआई यूनिट भी ओम होती है। ये पूछा गया था इसलिए बता दिया। आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। बच्चों जरा 1 और 2 को देखो। तो जब तुम 1 और 2 को देखते हो, टी की वैल्यू 0 पर ईएमएफ तो 0 हो जाता है, लेकिन करंट 0 नहीं होती। करंट अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पर होती है। तो इन दोनों इक्वेशन से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कंक्लूड दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी conclude that from equation 1 and 2 we conclude that in pure capacitive circuit, in pure capacitive circuit, current leads EMF by a phase angle pi by 2. From equation 1 and 2 we conclude that in pure capacitive circuit current leads EMF by a phase angle pi by 2. pi by 2 एंगल से लीड करती है। ठीक, आओ बेटा इसका साइनोसॉइडल कर्व बनाएं। तो इसका साइनोसॉइडल कर्व बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने उन दोनों का बनाया था वैसे हम इसका भी बनाएंगे। तो ईएमएफ के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ईएमएफ तो अपना वैसे ही जाएगा भैया, ऐसे ही। ठीक, लेकिन इस केस में करंट के साथ क्या होगा भाई, करंट अपने नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट करेगी। मान लो वो ये है, तो ऐसे जाएगी करंट, फिर ऐसे जाएगी करंट, फिर ऐसे जाएगी करंट। ये देखो ये चक्कर आ जाएगा। ठीक, ये क्या है, आई नॉट है, और ये क्या है, ई नॉट है। ठीक, इसका फेसर डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं तुमको। इसका फेसर डायग्राम तो ईएमएफ तो तुम्हारा सेम रहेगा वैसे जैसे पिछली बार था। क्या, ये तुम्हारा ई नॉट हो गया और ये हो गया ओमेगा टी। लेकिन इस बार करंट जो है चूंकि लीड कर रही है, करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, तो ये हो गया आई नॉट, और ये एंगल कितना है, पाई बाई 2। ठीक बच्चों, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इससे तुम्हें एक चीज और समझा दूं। XC is equal to 1/2 pi f into C. It implied that XC inversely proportional to 1/f।
अगर XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f है तो अब जो ग्राफ हम XC और F के बीच में खींचेंगे वो ग्राफ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक, ये हमारा ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है। जब उसमें करंट फ्लो करती है तो करंट लैग करती है ईएमएफ को π/2 एंगल के साथ। फिर हमने देखा कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, यानी एक कैपेसिटर का बिहेवियर अल्टरनेटिंग करंट के साथ कैसा होता है। वो लीड करती है वोल्टेज को, ईएमएफ को। यानी इस बार हम आई को अपनी जगह से नहीं चेंज करेंगे, ना हमने रजिस्टर में चेंज किया था, ना हमने इंडक्टर में चेंज किया है, तो हम यहाँ भी चेंज नहीं करेंगे। और BC, अब ये जो बार बार मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये जो इक्वेशन मैंने तीनों अंदर की सर्किट बनाए हैं, ये आपको अगले वीडियो में बहुत फायदा देंगी। जब हम इसका अगला वीडियो करेंगे, देखो ये इंडिविजुअल केस था। पहला केस इंडिविजुअल, दूसरा केस इंडिविजुअल हमने करा, तीसरा भी केस इंडिविजुअल करा। एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर है, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रजिस्टर है। अब आओ दो का कॉम्बिनेशन बनाएं। यहीं से एक नया टेक्निकल टर्म तुम्हारे रजिस्टर्स की जगह पर आ जाएगा, जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो नया टॉपिक आएगा अब